तो शुरू करें, ठीक है ना? चलिए शुरू करें दीदी, ठीक है ना? तो नमस्ते, आप सबका स्वागत है। मैं जीतू भाई, और ये जो स्थान है ये प्रेम सिंह की बगिया के नाम से फेमस है ना? इसको ह्यूमन एग्रीडिएंट सेंटर भी फॉरेनर लोग उस नाम से जानते हैं, और ये बांदा में स्थित है, बड़ोखर गांव में। तो आज हम लोग जो आप सब साथ में हैं, एक शिविर के लिए हैं, माने खेती को सहअस्तित्ववादी नज़रिए से समझने के अर्थ में ये 69वां शिविर है इसका। और इस 69वें शिविर में हम इसकी शुरुआत फार्म विजिट से कर रहे हैं। तो ये जो पूरा खेत है ये 4 एकड़ का है, मतलब अगर देखेंगे ऐसी लंबाई से उधर से और बगल तक। तो खेत को सजाने की दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारा जितना भी जीना होता है वो संतुलन में होता है ना? उस संतुलन के आधार जो हैं वो धरती में पहले से उपलब्ध हैं, माने उसके मानक बने हुए हैं, है ना? जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, उर्वरता संतुलन, कार्बन संतुलन, सामाजिक संतुलन, पारिवारिक संतुलन, जो भी है संतुलन में है। इस संतुलन को यदि हम बना पाते हैं तो जीवन बढ़िया से चलता है। इस संतुलन को यदि बिगाड़ते हैं तो उसका परिणाम विरोध, दुख, तनाव, कुंठा के रूप में आता है। तो ऐसे संतुलन को सजाते हुए किस तरह से खेती किया जाए, है ना? अभी खेती करने के बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं ही। एक कन्वेंशनल तरीका है जिसमें हम लोग रासायनिक विधि से करते हैं, तो उसमें ना तो धरती पुष्ट होती है और ना तो अल्टीमेट आदमी पुष्ट हो रहा है ना? अगर हम इसको मोटा मोटा एक नज़रिए से देखें तो लगभग 40-50 साल एक टाइम मान लेते हैं कि रेवोल्यूशन के, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ये खेती शुरू हुई। तो उसका परिणाम अगर आज तक निकालें तो 2 ही निष्कर्ष मैं निकाल पाता हूँ। एक तो खेती की लागत बढ़ी है, दूसरा शरीर में बीमारियाँ बढ़ी हैं। यही आया है मोटा मोटा, है ना? खेती की लागत बढ़ी है माने हमने अंधाधुंध श्रम किया है, तो शरीर भी बिगड़ा और धरती तो बिगड़ी ही बिगड़ी। तो यही उसका एंड रिजल्ट है। तो ये जो शुरुआत हुई यहाँ की इस खेत की, तो श्री प्रेम सिंह जी लगभग 1987 से, एक मोटा मोटा 35 साल पहले यहाँ आकर के गांव इसके बगल में ही है, तो ये तभी खेती हुआ करता था पूरा बाहर। तो किसी कारण समय आ गए और यहाँ पे एक छोटी सी मड़ैया होती थी, अपना करने लगे खेती। धीरे धीरे कुछ नहीं था इस स्थान पे। फिर 1989 में उन्होंने बाग लगाना शुरू किया, और संयोग से बाबा जी से भी मिलना शुरू हुआ। उसी क्रम में धीरे धीरे तब से ये शुरू हुआ। तो उस समय जो उन्होंने बाग लगाया तब उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो दशहरी आम का ही पूरा बाग लगा डाला। तो आप लोग देखेंगे हम लोग बाग में खड़े हैं और ये पूरा का पूरा आम दशहरी है। अच्छा। हाँ, ये पूरा आम दशहरी है ना? लेकिन अभी जब बाग लगाएं तो मिक्स लगाएं। ठीक है, ये उस समय की गलती थी, लेकिन आज हम उससे सीख सकते हैं। तो तब से ये शुरू हुआ। धीरे धीरे जो बना, कुछ प्रयोग किए, बाग का प्रयोग किया, फिर प्रोसेसिंग का प्रयोग किया, फिर धीरे धीरे जो समझ में आता गया, खेत में पैदा होता गया, उसको कुछ ना कुछ बनाते गए। और आज ये जो स्वरूप दिख रहा है ये 35 सालों की मेहनत पे खड़ा है। तो कई बार नए लोगों को ये धोखा हो जाता है कि यार खेती करने के लिए, फार्म बनाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये विकसित हुआ है। हाँ, मतलब एक कृत्रिमता से हम तो करोड़ों भी करके बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्म विकसित हुआ है। और जब कोई भी खेत विकसित होता है तो अपने तरह का एक आकार लेता है और वो तृप्तिदायी होता है, क्योंकि हम उससे सीख करके, उसमें पैदा, उसी से ले करके उसी में लगाते हुए जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं। तो 35 साल पहले कहानी शुरू हुई थी इस फार्म की, और 2010 के बाद से लगातार और तेज़ी से गतिविधियाँ हुई। तो कुछ निष्कर्ष जो आए कि खेती में कहाँ हम फंसे हुए हैं और कैसे निकलना है, इन निष्कर्षों को हम अगले 4 दिनों में आप सबके साथ में संवाद विधि से एक दूसरे से सीखते समझते हुए इसको रखेंगे, और मिल कर के सर्वशुभ के अर्थ में कि सभी बढ़िया से हों, सारी धरती सजे, इस अर्थ में अपने अपने खेत की जिम्मेवारी लेते हुए खेत को सजाएंगे। तो उस संतुलन के क्रम में एक संतुलन हम ऑक्सीजन लेते ही हैं, और ऑक्सीजन की एकमात्र फैक्ट्री पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा कोई फैक्ट्री तो है नहीं। और पेड़ लगा कोई नहीं रहा है, बल्कि जो खेत में है वो काटी डाल रहे हैं। तो ये तो कम ही होता जा रहा है। तो यदि हमको बने रहना है तो ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात गैसों का बना रहे,
उसके लिए एकमात्र विधि पेड़ पौधे। तो खेत पे एक हिस्से में, एक निश्चित हिस्से में पेड़ों का बना रहना ज़रूरी है। मानिए संतुलन के अर्थ में हवा का कार्बन भी सोखता है, ऑक्सीजन भी देता है और फल फ्रूट देता है, वो तो बाई प्रोडक्ट है। हम तो प्राइमरी प्रोडक्ट मानते हैं कि ऑक्सीजन है। इसी तरह से पानी के बिना काम नहीं चलता है, पानी पीते हैं और उसका एकमात्र सोर्स क्या है हमारे पास? फ्रेश वाटर का, है ना, वर्षा है ना। और वर्षा का पानी अभी हम जिस विधि से भेज देते हैं नदियों और के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, उससे हम देखते हैं कि बारिश के समय में लगता है कि बहुत बारिश हो गई, नदियाँ बढ़ गई, और जैसे ही बारिश कम होती है तो फिर वाटर क्राइसिस फिर आने लगता है। तो वो जो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसका अनुमान हमको करना पड़ेगा कि कितना पानी बरसता है जिस भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में है, कितना पानी हम उसमें से बचा सकते हैं। उस अर्थ में एक वाटर बॉडी जो जहाँ जिस तरह की मिट्टी है, कहीं तालाब सक्सेज होंगे, कहीं पोखर सक्सेज होंगे, कहीं कुएँ सक्सेज होंगे, कहीं बावड़ियाँ होंगी, कहीं कोई और विधि होगी। तो उस अर्थ में जल संतुलन के अर्थ में तो हमारे यहाँ चूँकि काली मिट्टी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी है, तो हमने एक तालाब बना रखा है, ये देख रहे हैं। तो इस तालाब से जब भी सिंचाई हमको लेनी होती है तो हम इस तालाब से सिंचाई भी ले लेते हैं, बारिश का पानी भी जाता है, और पीछे एक नहर से एक वो आया हुआ है, तो जब नहर वहर आती है तो उससे भी भर जाता है। तो इस अर्थ में ये जो है तालाब भी है। तो ये पीछे वाला पार्ट है। अब हम चलेंगे आगे धीरे धीरे, तो और क्या क्या यहाँ पे है उसकी भी चर्चा हम लोग करते चलेंगे, और इस बीच में किसी का कोई प्रश्न बनता चले तो उसको भी करते चले, है ना। जी। ये सिर्फ तालाब जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर इसमें हम जैसे फिश फार्मिंग या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं? हम तो बेसिकली सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मछलियाँ उसमें पड़ी ही हुई हैं। अच्छा। हाँ, मछलियाँ हैं, कछुए भी पड़े हुए हैं। तो अगर आप करना चाहें तो मछली के रूप में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, सिंघाड़ा भी ले सकते हैं। आप इस माइक का उपयोग कीजिएगा, जिनको भी किसी को प्रश्न पूछना हो तो माइक लेकर के प्रश्न करें तो अच्छी रिकॉर्डिंग आएगी। ठीक जी, प्लीज। तो तालाब का एक उपयोग तो मुख्य उपयोग तो उसका इरिगेशन और पानी को बचाना ही है। दूसरा उपयोग हम जो भी ले सकते हैं, हम सिंघाड़ा ले सकते हैं, हम कमल ले सकते हैं, है ना जी। कुछ लोग फिश फार्मिंग में जा सकते हैं, तो वो उनका अपना तरीका है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है इस तरह का। तो जिसको जो उपयोगी लगता है, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो सिंघाड़ा लेने की परंपरा है, तो बहुत सारे लोग सिंघाड़ा की फसल करते हैं, है ना। सिंघाड़ा तो खाई होंगे सब लोग जी, है ना। तो सिंघाड़ा करते हैं। हम लोग एक बगल के खेत में जाएंगे तो वहाँ कमल है, अच्छा, तो उसमें कमल भी करते हैं तालाब में। तो इस तरह से तालाब के भी बहुउपयोगी आयाम हैं। और जब बाग लगाएं तो बाग के बीच में इतनी दूरी पे पेड़ रहे कि एक पेड़ से दूसरा पेड़ की कैनोपी टकराए नहीं, माने बाग लगे पर लगने ना पाए, माने उनकी ब्रांचेस आपस में नहीं लगे। तो उसमें क्या रहता है कि बाग में बीमारियां कम से कम आती हैं। दूसरा ये रहता है कि हर पेड़ पौधे को, हर इकाई को अपने हिस्से का धूप और अपने हिस्से की धरती दोनों चाहिए। वो जब बराबर से मिलता है तो पौधों की ग्रोथ भी समझ में आती है, और जो उसके बीच की जो उपयोगी ज़मीन है उसमें हम कुछ ना कुछ फसल ले लेते हैं। तो जब प्लांट छोटे हैं या अधिक दूरी है तो हमने जैसे थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगा रखी हैं, इस तरह से एक उपयोग हो जाता है। जब पेड़ पौधे बड़े हो गए और छाया भी बन गई तो दूसरे तरह की सब्जियां या कुछ आ जाती हैं। जैसे हमने अंदर चलेंगे तो हल्दी लगा रखी है, कोई सूलन लगा सकता है, अदरक भी लगा सकता है ना, अरबी भी लगा लेते हैं। तो जो भी जैसा भी उपयोगी लगे, तो एक हमारी फसल ऊपर से आ गई, एक फसल नीचे से आ गई। बहुत सुंदर भैया, ये बहुत अच्छा था, क्योंकि घर्षण को जैसे ही हमने घर्षण से मुक्त किया तब फिर सहअस्तित्व इसमें प्रकट हो सकता है जी, है ना। तो ये बहुत सुंदर रहा, मतलब छोटे कंदमूल भी आ गए, अरबी जैसे आपने बताया, फिर छोटी जो फसलें धनिया, लहसुन, प्याज, इस तरीके की। हाँ जी, ये बहुत सुंदर। मतलब ये बेसिकली इसको मॉडल का नाम जो देते हैं वो परिवार आधारित खेती है, परिवार सेंटर में है। और अगर परिवार को देखेंगे तो हमारी किचन उसमें होती है। किचन में देखेंगे तो हम कम से कम दिन में 50 से 60 प्रकार के आइटम हम खा ही लेते हैं। बिल्कुल। चाय से शुरू करेंगे तो दूध हो ही गया, उसमें अदरक हो ही गई, है ना, चाय पत्ती इलायची हो ही गई, है ना, कुछ एक चीज़ें। सब्जी देखेंगे तो तेल मसाले सब कुछ। अब हमको खाना 100 प्रकार की चीज़ें हैं, उगाना केवल 2 प्रकार की चीज़ें हैं। ये कैसे संभव होगा भाई? 2 प्रकार की उगा के फिर उसको बेच के और
98 प्रकार की लाएंगे तो बाजार से जो लाएंगे उसमें कितनी प्रकार की शुद्धता मिलेगी? पैसा तो जाएगा, पैसा तो जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल। उसमें शुद्धता की क्या गारंटी होगी? अच्छा, बाजार पैसे लेके शुद्धता की गारंटी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। वो तो जो हम उगाएंगे हमको पता है। तो कम से कम एक विधि क्या होगी कि पैसा बचता है, एक विधि है। दूसरा यह है कि स्वास्थ्य बनता है, स्वास्थ्य प्रमुखता में है, किचन की आवश्यकता प्रमुखता में है। तो हम परिवार विधि से जब चलते हैं तो उसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये परिवार विधि का मॉडल है। इससे जो एक्सेस होगा हम आगे 4 दिनों में समझेंगे कि धरती ज़्यादा देती है। ये आम है। हाँ जी 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 जी। ये आम की दूरी कितनी कितनी रखी है? हमने ये तो दूरी 40-40 फीट है। 40। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आम की वैरायटी कौन सी है। हाँ मैडम। जैसे देसी लगाएंगे तो कम से कम 60-60 फीट कर देंगे, है ना। कोई और प्लांट है जो छोटा रहता है तो उसको 30 पे भी कर सकते हैं, है ना। तो पेड़ से पेड़ की दूरी वो डिपेंड करता है कि वो पेड़ कौन सा है, वैरायटी कौन सी है, किस्म कौन सी है, इस पर निर्भर करता है ना जी। इस तरह से हमने यहाँ पे रहने के भी एक प्राकृतिक दृष्टिकोण से घर मकान बनाने की कोशिश की है जी। ये दादाजी के बेटे का मकान है, मनु भैया का। अच्छा। पहले इसके अंदर केवल एक वो कमरा होता था, उसमें किचन भी थी, टॉयलेट बाथरूम, और एक वो बेसिकली जोहान का घर था। जोहान यहाँ हाँ। 14 साल लगातार रहा है जी। अब मनु भैया का मन बना तो इसको और एक्सपेंड कर लिया है। ये एक मड हाउस तरीक जैसा है और आप लोग चाहें तो इसको देख भी सकते हैं जिनके। हाँ तो आइए, है ना जी। तो ये मड हाउस है, माने हम कैसे विकल्प के रूप में कम से कम सस्ते घर बनाए, है ना, पहने रह सकते हैं, है ना। आइए जी, उतार भी सकते हैं क्योंकि रहना एक बड़ी वो है ना, पूरी जीवन की कमाई आहार लगती के है। साथ आवाज़ की बात आ गई ना अभी। जी, जी। हाँ, चलिए उसको हम हाईलाइट करते हैं। जी जी जी। आइए। तो ये मनु भैया का घर है। भाभी नमस्ते। और मकान चूँकि सबकी आवश्यकता है और एक जीवन यात्रा की कमाई लग जाती है मकान बनाने में, तो कैसे सस्ते और सस्टेनेबल मकान बनाए जाएं उसका एक ये छोटा सा देख रहे हैं मनु भैया का। देखिए ये दीवारें हैं, ये ईंट गारे की दीवार है और बाहर से फिनिश कर रखा है। जैसे ये देख सकते हैं ना, इसमें ये मिट्टी लगी हुई है इस तरह से, बाहर से मिट्टी का भी आप देख सकते हैं। तो जहाँ उपयोगी है लगाना, जैसे बाथरूम वगैरह, ये ठीक ही बने, और जहाँ हम बना सकते हैं जैसे छत का विकल्प दे सकते हैं इस तरह से, तो यही देखिए। और खेत में बने मकानों का अपना एक मज़ा है। जी जी जी। आइए आइए देखिए। हाँ हाँ हाँ, ये आंगन है इस तरह से ये पूरा। और यहाँ पे कहीं भी छत का प्रयोग बहुत नहीं किया गया है, टीन शेड का प्रयोग किया गया है। टीन शेड के नीचे प्लाई है। अच्छा। माने जो हीट आएगी गर्मियों में, क्योंकि यहाँ पे 8 महीने गर्मी रहती है, उस हीट को रोकेगा। प्लाई आपको देखना हो तो इस तरह से प्लाई लगा देते हैं अंदर से। आइए देखिए, तो क्या रहता है, हीट को ही तो रोकना है हमको। हाँ। तो हमने ये प्लाई की फालतू कर दी। यही जो प्लाई आती है बेड में डालने वाले, ये प्लाई लगा दी, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी लगा देते हैं और टीन रख देते हैं। तो जो हीट आती है वो पहले टीन में, फिर मिट्टी में, फिर प्लाई में, तो नीचे हीट नहीं आती है ज़्यादा। बहुत बढ़िया, प्लाई के ऊपर मिट्टी। सस्ता विकल्प। हाँ, मिट्टी प्लाई के ऊपर पहले पन्नी चढ़ा दीजिए, फिर मिट्टी रख दीजिए, फिर टीन रख दीजिए, तो पकड़ भी बन जाएगी। हाँ, या मिट्टी ना रखना हो तो वो जो फोम का गद्दा आता है ना, वो रख दीजिए सीधे सीधे, थर्माकोल वाला गद्दा। हाँ, इंसुलेटर का काम करेगा और वो पकड़ भी बना लेगा जब कसेंगे उसको। तो छत का विकल्प है बेसिकली। अगर छत ना बनाना हो तो एक विकल्प ये हो सकता है। और अलग अलग तरह के प्रयोग हैं, और भी दिखाते हैं, खूब सारे मकान हैं। जी जी जी। पहले ये था जोहान का घर, केवल इतना सा। शालिनी, पहले ये था, कोई भी फॉरेनर आते थे तो ये उनकी व्यवस्था थी, छोटी सी किचन, अच्छा, ये टॉयलेट बाथरूम, और ये इतना, ये था केवल। ये बाद में अभी इसी साल एक्सपेंड बना दिया गया है इनके लिए। जी, बढ़िया आएंगे आपके साथ बैठेंगे थोड़ी देर। हमारे विद्यालय से कुछ 13-14 आपके पड़ोसी है बगल में वाले हैं, निधि घर में है। ठीक, अब लेके आएंगे निधि। और ये वो स्थान है जहाँ पर हमने इस साल जीवन विद्या का जो सम्मेलन हुआ, जिसमें भोजन व्यवस्था जो रही वो यही रही, और 1000 लोगों ने यही भोजन किया है। सुबह शाम दोपहर नाश्ता से लेकर के ये जिसकी टेम्परेरी व्यवस्थाएं थी, और खूब सहयोग मिला। ऐसी भरी बारिश में लोगों ने जो सहयोग किया है, अद्भुत था भैया, वो है अद्भुत। ना। और
जैसा हम कह रहे थे कि हल्दी करते हैं, तो देखिए उधर हल्दी कुछ निराई हुई है। वो अगर जूम करेंगे तो है ना, जहाँ पे खुदा पड़ा हुआ है जी। तो जब पेड़ बड़े हो जाएं और छाया आ जाए, तो जैसे लोग कहते हैं कि हम पेड़ काट देंगे, छाया में फसलें नहीं होती, गेहूं धान नहीं होता है। ऐसे चलते हैं साथ। हाँ, आइए। तो क्या होता है कि जहाँ छाया है तो हम छायादार फसलें ले लें, जरूरी थोड़ी उन फसलों को लेना जो नहीं होती हैं। हाँ, जो होता है उसको ले लें। हम चले जाते हैं नकारात्मक नजरिए में। नजरिया करना है सकारात्मक। ये नहीं होता, जो होता है वो उस पर ध्यान नहीं जाता है। ध्यान जाए, बहुत बढ़िया। तो जैसे हल्दी होती है, सूलन होता है, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें भी होती होंगी, उसको एक्सप्लोर किया जाए क्या हो सकता है। तो बहुआयामी विधि से सहस्त्रवादी तरीके से धरती तो देना ही चाहती है, हम उसके वो लेने की कला निकाल लें, इसी का नाम खेती है। बहुत सुंदर, कितनी बढ़िया बात कही कि बजाय ये सोचने की ऐसी स्थिति में क्या क्या नहीं हो सकता, ये देखिए क्या क्या हो सकता है। तो संभावना, अवसर, है ना, प्राकृतिक नियम को बनाए रखते हुए, प्राकृतिक सामाजिक नियमों को बनाए रखते हुए अपनी आजीविका निकाल लेना, उत्पादन, यही इसी का नाम, तो इसी कला का नाम खेती है ना। तो इस तरह से जब चलते हैं तो सबसे पहले सेंटर में हम लोग करते हैं कि आवश्यकताएं कैसी हैं, उसका हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे। आवश्यकताओं का आकलन कैसे निकालें कि एक फार्म कितना दे सकता है। अभी उसका एक ही एंगल आता है कि कितना पैसे में आ सकता है। वो क्या क्या और देता है, उसका पूरा का पूरा हम मूल्यांकन करते हैं। बिल्कुल, है ना जी। ये सब स्वयं खेती करने वाले जी लोग हैं उत्सुक। और कोई चर्चा? हाँ, सूरन का साग बहुत अच्छा होता, कह रही बनाएंगे। ये तो हल्दी इस तरीके से बना हुआ है, इसको भी देख लीजिए। ताकि बहुत सारा मन करता है कि क्या क्या प्रयोग करें। ये इसका नाम प्रधान कुटीर है। है ना। तो एक तरह का ये है, इसमें जाने से पहले जूते चप्पल उतार करके जी। और ये एक वो है, ये हॉल जैसा बना है, इसमें डुअल है, तो इसको भी देख लीजिए। आइए आइए आइए, हमारे भी रवि जी इस कक्ष के कर्ता धर्ता हैं। तो जी, एक ये मड हाउस है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, ये डबल बना है। अच्छा। इसमें ये डबल पोर्शन का है, तो इसमें जो ये इस तरह का लकड़ी गया है और ये पिलर टाइप का है, इसमें प्लाई है, गद्दा है और उसके ऊपर मिट्टी है। गद्दा है मतलब वो जो फोम वाला आता है ना। अच्छा। वो है ना, वो रखा हुआ है ऊपर। हाँ। और फिर उसके ऊपर मिट्टी है, और उसके मिट्टी के ऊपर, लेप के ऊपर वो जो आजकल मैट नहीं आती ना, इस तरह से बिछा, वो डाल दिया है, यही मैट है ना। और उसके ऊपर फिर एक वो दे दिया है, तो ऊपर भी कुछ लोग रह सकते हैं, नीचे भी रह सकते हैं। ये बगल में टॉयलेट बाथरूम दे दिया हुआ है, और अंदर से फिनिश करा दिया है, बाहर से वो बिल्कुल वैसे ही है। बहुत बढ़िया। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। और जमीन पर भी आपने हाँ, ये डाल दिया है, बस वो मैट ही लगा दिया है। मैट लगा दिया। हाँ। बहुत बढ़िया, एकदम। तो जैसे खेत पे रहते हैं तो लकड़ी हो ही जाती है, तो उसका उपयोग से हम ये कर सकते हैं। ये तो पक्के फर्श पर ही है। फर्श वैसा है, और कोई छपाई पाई इस तरह से सामान्य रूप से करते हैं ना, ऐसा करके इसीलिए मैट डाल दिया है। तो एक तरीका ये भी है। हाँ। जैसे मैट कहते हैं। ये मिल जाता है, बाजारों में मिलता है, और 10-10, 5-5 साल खूब चलता है, एक बार लगा दीजिए। अच्छा। नाम था गांधी घर। अच्छा। हाँ, एक्चुअली जब गांधी जी की 150वीं जयंती पड़ी थी, उनके उपलक्ष्य में ये मड हाउस बनाया था, और ऊपर गांधी जी का हमने पिक्टोरियल्स के माध्यम से एक जीवन यात्रा को दर्शाया था। अच्छा। हाँ, तो अभी ऊपर की स्थिति तो मुझे नहीं पता है, पर मैं ये वाला भी दिखा देता हूँ कि एक तरीका ये भी है। हाँ। है ना। तो कई तरीके से हमने कोशिश की है कि कैसे परिवार आएगा तो किस तरह का बने, कुछ लोग आ गए तो किस तरह का बना दें। आप भी एक सेमी मड हाउस में ही हैं, जी जी, है ना। तो कुछ उस तरह के लोग आ गए जो थोड़ा बढ़िया से। अंगूर की बेल है क्या? जी 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 जी। वाह भाई, क्या बात है। सुंदर। तो ये इसका बेसिकली किचन था। मतलब अगर कोई परिवार आता तो आजकल ये स्टोर के रूप में यूज हो रहा है। ये इसका किचन है। कि कोई परिवार है मान लीजिए, तो किचन चाहिए उसको, किचन प्लस स्टोर हो जाएगा। ये खूब अंदर से गहरा है। हाँ, मुझे तो बड़ा है जी, देख सकते हैं। हाँ। काफी सही से फ्रिज रखा है, व्यवस्था है। ये इसके इस तरह से रूम है। तो आजकल एक को तो हम स्टोर बनाए हुए हैं, उस तरह से सम्मेलन का सामान कुछ रखा हुआ है। इसमें तो मैं ही रुका हूँ रात को, कल ही आया हूँ, तो सफाई थोड़ा कम है। लेकिन इसमें लकड़ी की जो आती है ना, बगली मिल जाती है, इसको छोटी छोटी पटरी बोलते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी पटरी और मिट्टी से बनाया गया है। अच्छा। हाँ जी। ये भी एक तरह का मड हाउस है।
बहुत सुंदर। हाँ, तो अंदर से फिनिश है, बाहर से वैसे ही है। ये भी एक कमरा है, ये इसका टॉयलेट बाथरूम है। तो कोई परिवार होगा तो उसको टॉयलेट बाथरूम किचन सब चाहिए होगा, सही बात है। एक आंगन चाहिए होगा। तो इस तरह से भी एक ये डिज़ाइन हो सकता है कि कम खर्चे में इस तरह से करके हम, और जब भी इसको कभी हटाना है तो हमें सामान वैसा का वैसा मिल जाएगा। हाँ, और लकड़ी हम पैदा कर सकते हैं, सही बात। पहाड़ पैदा नहीं कर सकते। तो संतुलन को बनाए रखते हुए जिसकी आवर्तनशीलता है, उन आवर्तनशील वस्तुओं से यदि चीज़ें हम बनाते हैं तो वो फिर किसी कार्यक्रम में आवर्तनशील होकर के व्यवस्था में ही भागीदारी करते हैं। जबकि पहाड़ को हम बना नहीं सकते हैं, वो प्राकृतिक घटना से ही बनता है। सही बात है, सही बात है। और सारा का सारा तो, और उसमें एक बड़ी रकम लगती है, पैसा लगता है। और तोड़ेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, सही इसको तोड़ेंगे तो सामान हमको वापसी मिल जाएगा, लकड़ी मिल जाएगी, फिर किसी यूज़ में आ जाएगी। इस तरह से तो अलग अलग तरह के मड हाउस माने कम खर्चे में या खेत पे रहते हुए खेत की चीज़ों से, बांस से, जो भी जिस तरह की लकड़ी है, मिट्टी से हम उपयोगी घर बनाएं, है ना, ताकि हमारे ऊपर पैसे का दबाव भी ना आए और हम धरती की व्यवस्था में भागीदारी करते हुए अपना रहना कर लें। तो अलग अलग तरीके से है, कुछ इस तरह का करना है तो एक वो हो सकता है, इस तरह से जिस भी तरह से आप अपने रहना चाहते हैं, जो भी आपका डिज़ाइन है ना, भी लगती हैं किचन में। तो सब्जियों की सुनिश्चितता, और मार्केट में जो सबसे ज़्यादा खराब मिलता है वो सब्जी मिलती है। सही बात। मतलब उसमें भरोसा नहीं रहता बाजार की सब्जियों में कि कौन से गंदे नाले के पानी से वो सींची गई है ना। जी। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए एक किचन गार्डन हर खेत में कम से कम होना ज़रूरी है। एकदम बढ़िया धनिया। अब इसमें हमने एक ये छोटा सा प्रयोग ये किया है जी कि जैसे हम इसमें लहसुन लगाया हुआ है हमने मुख्य रूप से, पर लहसुन लगाते तो लहसुन के बीच में 6-6 इंच की जगह छोड़नी ही पड़ती निराई गुड़ाई के लिए, और जगह छूटी रहती तो कुछ ना कुछ उगता ही उसमें, निराई हमें करनी ही पड़ती। तो हमने धनिया छींट दिया। अब धनिया को काटेंगे नहीं, धनिया को उखाड़ ही लेंगे। उखाड़ लेंगे तो निराई अपने आप हो जाएगी, लहसुन बना रहेगा। लहसुन और प्याज दोनों के बीच में कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं एक समय तक। तो फिर उसमें हम इसको काटेंगे नहीं, बेसिकली धनिया हम लोग काटते हैं। अब इसको उखाड़ ही लेंगे, तो उखाड़ लेंगे तो पूरा जड़ समेत तो खड़ा आएगा, तो निराई की निराई हो जाएगी और आवश्यक वस्तु भी मिल गई। हाँ, खरपतवार की नहीं, तो अगर कुछ नहीं डालेंगे तो खरपतवार हो गई, और कुछ डाल दिया तो वो खरपतवार नहीं होगा। अब उपयोगी जो चीज़ हमको है वो मिल जाएगी, और लहसुन हमारा वैसे के वैसे ही हो जाएगा। मतलब जी, संसाधन गया, स्वास्थ्य गया। इसका मतलब भैया ये तो बहुत बढ़िया विधि है। अगर ध्यान से देखें तो हम जो भी खेती कर रहे हैं, निराई गुड़ाई तो वैसे ही करनी है, तो अच्छा है ऐसी आवश्यक वस्तुएं डाल दिया जाए जी, और इनको फिर जड़ से उखाड़ा तो वस्तु भी उत्पादित हो गई। इसको हम बाजार में भी लेके जा सकते हैं, इस पे प्रोसेसिंग भी हो सकती है। जी, कुछ भी हो सकता है। जो भी करना है, जब हम परिवार के और धरती की पूरी व्यवस्था को जान करके करते हैं तो उपयोगी ही होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि अपना विवेक का कम इस्तेमाल करके बाहरी प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ भी करने लगते हैं, सही बात। और वो हमके उपयोगी है कि नहीं है ये जांचते भी नहीं है। तो जांचने का मुद्दा है कि अपनी आवश्यकता क्या कहती है और क्या उपयोगी है। तो यहाँ पर बथुआ, पालक, चौलाई, ये सब कुछ सब है चीजें ना। एक जैसे ये हमने बना रखा है, मान लीजिए ये छोटा सा है ना, तो इसमें उधर से भी आके देख ही सकते हैं। इसमें कुछ बैगन है, कुछ चौलाई है, कुछ मेथी लगी हुई है, कुछ किनारे किनारे फूल भी लगा दिए हैं, है ना, और मूली है, जो भी है। तो इस सीजन का जो भी है वो हमने यहाँ पे लगा रखा है। ये अपने परिवार को केंद्र में करके किया है। जी, ताकि सब सुने। जी, आ जाइए, ठीक है ना। अरविंद जी, थोड़ा सा बनाए रखेंगे, सहयोग तो बना अच्छा रहेगा। तो ये अपने परिवार के लिए हमने केंद्र में रख के ये किचन गार्डन बनाया है। अब इधर थोड़ी जगह कम हो गई है इस फार्म में, तो पहले सब्जियों का स्थान वो पंडाल भी हुआ करता था, पर वो सम्मेलन के अर्थ में वो पंडाल को समर्पित हो गया। तो अब सब्जियां यहाँ होती हैं, और हमारे अरबई यहाँ से 8 किलोमीटर है, जिसमें हम लोग कल जाएंगे, और हमारा पूरा एक सेशन भी वहीं होगा, खेत पे ही होगा। अच्छा जी, आशीष जी वाले खेत पे। हाँ। वो भी अपना ही है पूरा। हाँ। तो एक सेशन भी वहीं होगा, और मुख्य फसलें और सब्जियां उधर शिफ्ट कर दी गई हैं। अच्छा। आधी गौशाला उधर शिफ्ट हो गई है, अच्छा। क्योंकि इधर अब ये रहने का और ट्रेनिंग सेंटर अब ये काफ़ी हो गया है। तो ये सब्जियां हम अपने परिवार के केंद्र में, और हर परिवार इसको कर सकता है। तो उसमें इतना ही करना है कि कितने सीजन होते हैं खेती के, रबी, खरीफ, जायद, किस सीजन में कौन सी सब्जी उगती है, उसकी एक अपने को सबको जानकारी रहती है जो किसानी से जुड़े हैं। उन सब्जियों की व्यवस्था कर लेना है।
तो अपने खाने के लिए कम से कम जो हरी सब्जियां अभी सबसे ज़्यादा घातक वही हैं मार्केट में। देखिए जितना का जितना रसायन बिकता है वो सबसे कम जाता है पेड़ पौधों में, मतलब उसमें एक निश्चित सीजन में अगर डालते होंगे तो फल या फूल वाले में, फिर उससे कम फसल में, सबसे ज़्यादा डालते हैं तो सब्जियों में, वो जल्दी बड़ा करने वाला, वो कीड़े मारने वाला। तो सब्जियां बाहर से खाएंगे तो क्या ही खाएंगे। हमारे यहाँ खजुराहो के एक किसान थे, वो 1 एकड़ में बैगन लगाते थे, और 1 एकड़ में बैगन लगाने में जो खाली केमिकल को या कीट को मारने का खर्चा था वो 1 लाख रुपए था। अरे अब बताइए 1 लाख रुपए का जहर जाल डाल दिया तो आप क्या खाएंगे और क्या धरती खाएगी, क्या जाएगा। तो उससे है ना, हालांकि अब उन्होंने चेंज कर दिया, अब उनका बिल्कुल भी खत्म हो गया है, लेकिन ये एक किसान की नहीं है, ज़्यादातर लोगों की कम ज़्यादा यही है। तो हम अभी बाज़ार का ना भी देखें, हम अपने परिवार के लिए तो भाई परिवार में 7, 8, 10 लोग होते हैं, 10 पेड़ हमने बैगन लगा दिया, 10 टमाटर लगा दिया, कुछ सब्जी, कुछ धनिया कर दी, कुछ पालक कर दिया, एक हिस्से में हमने लहसुन कर लिया, प्याज कर लिया, तो साल भर के लिए हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। इसको पहचानने की ज़रूरत है। तो किचन गार्डन एक आयाम है, खेती का एक आयाम है, परिवार का एक आयाम है। तो इस तरह से उसकी और भी विधि हो सकती है, लेकिन किचन गार्डन होना आवश्यक है, ऐसा हमको पत्ते सब इसमें डाल। जी। ये खाद का एक तरीका है, इसको शिवांश खाद कहते हैं, और इसका प्रयोग हम कल करेंगे। हमने सामान भी इधर डलवाना शुरू कर दिया है और आप सब लोग ही बनाएंगे इसको, है ना। तो खाद के छोटे छोटे तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे किसी के पास जगह नहीं है, खेत नहीं भी है, किचन गार्डन के लिए थोड़ी सी जगह है, तो वो किस प्रकार की खाद बना ले ताकि उसका उसमें काम चल जाए। तो ये शिवांश खाद है, ये सूखी पत्तियों से, सूखे चारे से, हरी पत्तियां या हरे चारे से, गोबर से, और इससे बनती है। उसका एक तरीका है बनाने का, उस तरीके को कल हम इंट्रोड्यूस करेंगे और बनाएंगे भी, ठीक है ना। अब इस तरफ हमारा है पशुपालन एरिया पूरा, है ना। ये देखिए कड़कनाथ मुर्गे मुर्गियां टहल रहे हैं है ना। आइए, ये पशुपालन पूरा एरिया है। ये एरिया पूरी तरीके से भैंसों को समर्पित है। हाँ, तो हमारे पशुपालन में गाय हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, बतखें हैं, मछलियां हैं, इतना पशुपालन है। मछलियां पानी की क्वालिटी बढ़ाने के अर्थ में है, उसका खाने पीने और बेचने से कोई लेना देना नहीं है, वो पानी की क्वालिटी बढ़ी रहे, और क्वालिटी माने पीना नहीं है, इरिगेशन के पर्पस से, है ना। और विविध प्रकार के पशुओं का पालन इसलिए है क्योंकि एक प्रकार का गोबर खाद नहीं होता है। ये जो काफ़ी मिथ फैला हुआ है कि हम केवल गौ आधारित कर लेंगे या केवल भैंस आधारित कर लेंगे या केवल एक कोई जी, तो एक तरह के पशु पक्षी का मोहन जी थोड़ी आप दूर हो जाएंगे बातचीत करते हुए तो ठीक रहेगा। तो एक तरह का गोबर एक तरह की पोषक तत्वों को देगा, अगर देखें, है ना। कोई ना कोई, चाहे वो पेड़ पौधा हो या पशु पक्षी हो, एक तरह का कुछ ना कुछ ज़्यादा देंगे। तो जब हम एक तरह का गोबर का इस्तेमाल करते हैं तो खेतों में एक तरह के पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी, लेकिन बाकी चीज़ें उसको नहीं मिल पाएंगी। और हम खाते कितने प्रकार की चीज़ें हैं? बहुत प्रकार की। तो अगर एक मिनट, तो जब हम अगर देखें तो शरीर को संतुलित रखने में 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तमाम तरह के। वो 17 प्रकार के पोषक तत्व हमको कहाँ से मिलते हैं? भोजन से। और भोजन कहाँ होता है? जमीन, धरती पे। तो यदि हमको अपना स्वास्थ्य बनाए रखना है तो धरती का स्वास्थ्य बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। ये संबंध है, ये सहअस्तित्व का संबंध है। इसको पहचानते हैं तो कुछ कर पाते हैं, नहीं पहचानते हैं तो जैसा है चल रहा है। और जब हम धरती के माने उसके पोषण की बात करते हैं तो उसमें उर्वरता आ जाती है। माने जो भी हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं वो सब का सब कार्बन, अगर एक भाषा में कहें तो कार्बन माने उसमें मिनरल्स भी समाये हैं, सब कुछ समाया। अब एक प्रकार के हमने पशु का गोबर नहीं लिया, अवशेष लिया, मलमूत्र लिया, तो एक प्रकार की चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन बाकी प्रकार की चीज़ों का क्या? तो इसलिए कई प्रकार के पशु जो भी जिस क्षेत्र में होते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, मुर्गियाँ होती हैं, तमाम सारी चीज़ें। तो गाय के गोबर में माइक्रोब्स अधिक मात्रा में होते हैं, भैंस के गोबर में कार्बन ज़्यादा मात्रा में होता है, बकरी आप देखेंगे तो पत्तियां ही खाती है, तो सबसे ज़्यादा मिनरल्स बकरी की मेगनी में होता है ना।
मुर्गे मुर्गियाँ क्या खाते हैं? कंकड़ पत्थर खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो इनकी बीट में फास्फोरस और पोटास अधिक होता है, कैल्शियम अधिक होता है। आप देखेंगे पक्षी जो बीट करते हैं, तो जब कई प्रकार के पशु मल का समायोजन होता है तब जा कर के वो कंपोस्ट बनता है, खाद बनता है। एक प्रकार का गोबर खाद नहीं है। हम चले जाते हैं एक प्रकार के गोबर में, इसलिए इस अर्थ में हमने कई सारे पशु पक्षियों को बनाए रखा है। फिर उसके दूसरे उपयोग तो होते ही हैं, पर जब हमको चाहिए मिनरल्स चाहिए तो बकरी वाली खाद भी उसी में जा रही है, मुर्गी मुर्गियों की बतखों की भी खाद उसी में जा रही है, भैंस का भी गोबर जा रहा है, गाय का भी जा रहा है, तमाम प्रकार के पशु पक्षियों का जो बीट वीट मिल जाती है वो भी उसी में जाता है। तब जा कर के बनता है रिच कंपोस्ट, वो जा कर के खेत में उत्पादन को बढ़ाता है। अभी हम सोचते हैं कि घूर डाल करके खेत का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ जाएगा? एक तो डाला कचरा, कचरे से क्या बढ़ जाएगा? दूसरी बात, जो कंपोस्ट डाला वो कई बार आधा पका हुआ रह जाता है, अध कच्चा रह जाता है, और खेत पे पड़ा हुआ है। जून के महीने में धूप भी लग रही है, बारिश भी नहीं हो रही, तो जो कुछ थोड़ी बहुत उसमें पोषक तत्व थे वो उड़ जाते हैं, खेत को मिलता नहीं है। तो कंपोस्ट डालने का अपना एक तरीका है, और कंपोस्टिंग के अर्थ में पशुपालन है। और खेत कितने पशुओं का चारा दे सकता है, इतने ही पशु रखने हैं। ऐसा ना हो कि पशु प्रेम में हमने खेत 1 एकड़ का है और 20 ठो जानवर रख लिए, तो वो चारा नहीं हो पाएगा, भूसा नहीं हो पाएगा, और पता चला पशु द्रोह हो गया है, मोह भंग हो गया, तो खेत 100 एकड़ है और एक भी जानवर नहीं है, या एक जानवर से पूरा करना चाहते हैं। तो खेत के अर्थ में माने खेत को कितनी कंपोस्ट चाहिए उस अनुपात में पशुपालन। तो ये हमने भैंस रखी हुई हैं, ये इधर बकरियां रहती हैं, अभी चली गई होंगी। ये मुर्गा मुर्गियों की आवाज़ आप सुन ही सकते हैं, बाहर टहल रहे थे तो ये है। हाँ, जो लोग शौक फरमाते हो तो फरमा भी सकते हैं आप चाहें तो देख सकते हैं जा कर के, कुछ हो सकता है मुर्गियां बच्चे निकाल ही रही हों उस विधि में, है ना। आइए, आज थोड़ा किनारे से आइएगा। नहीं, बतके हैं, मुर्गियां सब फ्री हैं। देखिए, एक मुर्गी बैठी हुई है अंडे देने पे, है ना। सॉरी, 2 बैठी हुई है, एक ऊपर बैठी हुई है, एक नीचे बैठी हुई है। तो चक्की में अंडा दे दिया। हाँ, तो अंडे तो उनका देने का, देखिए कुछ ऊपर टहल रहे हैं, तो इस तरह से ये हफ्ते में 10 दिन में एक बार सफाई होती है, रोज़ नहीं करते हैं। तो एक बार इकट्ठा उठा के खाद में डाल दिया, फिर नया हो गया। 10-15 दिन में एक बार सफाई करा ली, जितना ये सब निकला खाद में उठा के डाल दिया। खाद का मुख्य सेंटर कहाँ पर है? जी, कंपोस्ट के बारे में सीख रहे होंगे ना। हाँ हाँ, बिल्कुल भैया। अभी देखिए, हम तो वो कंपोस्ट बनाते ही हैं, फिर हम लोग चर्चा भी करेंगे, बनाएंगे भी अलग अलग तरीके से। चलिए आइए। वो हमारा सांड या मेल का क्या यूज़ कर रहे हैं अभी तो केवल इसी के लिए, कांटेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हल बख्तर से कुछ लोगों के साथ में, जैसे हमारे 2 और बैल हैं, वो हल बख्तर वाले गए हुए हैं घूमने, ये वो कांटेक्ट वाला है। बैल हैं अपने पास? 2 हैं। जानवर सब निकल जाते हैं घूमने, भैंस को छोड़ करके सारी गाय घूमने निकल जाती हैं। ये पूरा का पूरा वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा पशुपालन है। ये गाय की गौशाला है ना। आ जाए जनक भाई, तो चलते हैं, उनको रिकॉर्ड करना है। तो ये भी हमने सस्ती मद्दी गौशाला बना रखी है, मतलब ऊपर हम स्टोर बना कर लेते हैं और नीचे गाय अपने पास 8 गाय, 2 बैल और उनके बच्चे। आधी भैंस नहीं, भैंस तो माँ है, बड़ा सम्मान है, तो भैंस भी कम से कम बुआ या कम से कम मौसी कुछ तो दे दिया जाए भाई। पूरा का पूरा सीजन होली से लेके त्योहारों का भैंस के दम पे गुजरता है। अभी गाजर का हलवा इन्हीं के दम पे खा रहे हैं। गाय के दूध से कितना ही गोबर निकलता होगा, क्या है ना। आइए जिसको जो संबंध बनाना बना सकता है ना। ये
गौशाला वाला एरिया है, मतलब ये लो कॉस्ट गौशाला बना रखी है हमने, कोई उस तरह से नहीं बना रखी है। पीछे बरसीम लगी है अपना, ये भी अपना ही है, बरसीम लगी है, थोड़ी सब्जी वब्जी लगी है, गायों का चारा लगा हुआ है पीछे यहाँ पे। हाँ हाँ, ये बरसीम, अब वो सीजनल चारा तो चाहिए ना, तो ये बरसीम लगाई हुई है। ये थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ वब्जियाँ कुछ लगा रखी हैं ऐसे। और एक ये वाला प्लॉट है चारे का, एक खेत के उस तरफ एक प्लॉट है, तो 2 प्लॉट में चारा पूरा गाय का यहीं होता है। यहीं पे 2 प्लॉट अलग अलग है, 2-2 बीघे के, 1.5 बीघे के, चारा पूरा यहीं हो जाता है, हरा चारा। और ये हमने लो कॉस्ट विधि से गौशाला को बना रखा है। इसमें अंदर से देखेंगे तो हमने अंदर से फिर वही यूज़ किया है कि बांस और मिट्टी की छत डाल दी है। हाँ, नीचे रहने का है और ऊपर भूसा आ जाता है। तो जैसे अगर स्टोरेज अलग से बनाएंगे तो एक जगह अलग से जाती है, पूरी बड़ी जगह जाती है। अब हमने नीचे गाय को कर दिया, ऊपर स्टोरेज कर दिया, वही तो उसका प्रोटेक्शन भी हाँ, वही उसका प्रोटेक्शन भी हो गया। और ये इस तरह से बांस से और मिट्टी से छत बना दी, तो कभी इन फ्यूचर में 10-15 साल में लगता है कि डिज़ाइन पुराना हो गया, उपयोगी कम है, तो तोड़ करके दूसरा बन जाएगा, चीज़ें वैसी की वैसी निकल आएंगी। और ओपन है उस तरह से, तो वेंटिलेशन सैनिटेशन का कोई बहुत समस्या नहीं आती है। तो इस तरह से ये लो कॉस्ट है, माने कोई भी बना सकता है। ये आपके पास अगर बांस है या कुछ भी और इस तरह की कोई भी लकड़ी है, कुछ भी है, तो नीचे अपना रहने का हो गया, ऊपर स्टोरेज, और भी डिज़ाइन हो सकते हैं। हाँ, तो इतना ही है कि हम अपने संसाधनों में खड़ा कर लें, ना कि बहुत प्रभाव में। भाई प्रभाव में देखेंगे तो आपको 1-1 करोड़ की भी गौशालाओं का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, है ना। एयर कंडीशन, सेंसर बेस्ड गौशाला सब कुछ मिल जाएगा। सही बात है। पर हम जब सामान्य किसान में देखें, भाई अगर वो कितने पास मिलेगा, वो हो सकता है 1% लोग कर सकें उसको। और अगर आम किसान देखें तो जो आम किसान, आम व्यक्ति तक जो पहुंच सकता है, वो ज़्यादा उपयोगी होता है। अच्छा, इसी के ऊपर जीतू भाई भूसा रखने का भी है? हाँ भैया, जैसे ट्रैक्टर आता है और आजकल वो झालों में आता है, तो यहीं कहीं लग गया और किसी उससे बस भूसा चला गया, देखिए भरा हुआ है, तो एक बार में चला गया पूरा भूसा। सीजन में एक बार भूसा भरना होता है, एक बार में 10-15 दिन के श्रम में, 2-4 दिन के श्रम में भर गया। भूसा वैसे भी सस्ता है। हाँ, मतलब इसमें ये है कि 150 कुंटल भूसा स्टोरेज हो जाता है, ये दोनों पार्ट में? हाँ, ये दोनों पार्ट में हो जाता है, तो हमारा चलता रहता है। और एक सीजन में धान का पुआल आ गया तो उसको क्रश करा के अलग डाल दिए, या उसको भी भरा के रखा दीजिए, कोई दिक्कत। हाँ, कतरा के रखा दीजिए। हाँ हाँ, हमारे यहाँ पैरा चलता तो ये इस तरह से कभी लगेगा तो उतना भी और बढ़ा देंगे। अगर स्टोर कम समझ में आया तो गुंजाइश बनी रहती है इसमें कि कुछ और किया जा सकता है। और जब हम बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करा देते हैं तो उसमें वो फिर एक सीमित हो जाता है, तो पहले ही सोच के कराना पड़ता है। तो इसमें ये है कि जब जितना समझ में आया तब उतना करा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है ईंटों के पिलर पे, तो हमने ऐसे सीमेंटेड वो भी नहीं कर रखा है। बिल्कुल। तो ये गौशाला, अभी गाय चली जाती हैं तो गाय शाम को ही मिलती हैं, मतलब जब आएंगी दूध के समय में सुबह तक मिलेंगी। देसी गाय हैं? देसी हैं सब। एक हमारे पास जर्सी है, लेकिन वो यही का क्रॉस है, अब तो वो यहीं का हो गया है। बाकी सब जो है 5-6 गाय हैं, तो अपनी केन कथा लोकल में है या है। नहीं, 3 गाय लोकल में है, 1-2 केन कथा है, एक उनकी नई बच्चियाँ तैयार हो गई है ना, एक राठी आई थी बहुत पहले, तो अभी वो बनी हुई है। इस तरह से गाय हैं। ये सांड है वो गिर हाँ, गिर का है। अब उसको कहा नहीं जा सकता है, इसमें पानी नहीं जाएगा उससे अंदर। नहीं जाता पानी, नहीं जाता पानी उसमें। बंद किए हैं ना होल, देखिए बंद कर दिया गया। होल बंद भी हैं, और दूसरा इतनी बरसता है तो इतनी जरूरी थोड़ी कि उसी को सेंटर में बना के पानी जाएगा, बह आता है नीचे से। थोड़ी बहुत चला भी गया अगर तो एक आध, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत चलता है। आइए इधर से चलते हैं। तो ये एरिया पूरा यूज़ होता है, और दलिया बनता है, दाल बनती है, कुछ और अंदर करना है तो ये मशीनें हैं, दलिया वाली मशीन है, दाल वाली मशीन है, ये उसका ये रोस्टर है ना, कुछ एक चीज़ें और हैं। तो जितना भी प्रोसेसिंग टाइप का सामान है वो सब यहीं पे इस्तेमाल होता है, भी बनता है। और ये देखिए एक ओवन बनाया था, स्पेन की एक फैमिली आई थी, उसने ये देसी ओवन बनाया था, इसमें हमने पिज़्ज़ा भी बनाए हैं, ब्रेड भी बेक की है ना। हाँ। और अगर आप लोग करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वो मिट्टी से थोड़ा भारी काम है इसको, है ना। तो ये देसी ओवन बना हुआ है ना, और बढ़िया बनाया है हमने इसमें, पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया बनता है। ये ऐसे ही तो चलता था पहले जो हाँ, पहले इसमें बेसिकली लकड़ी जला देते हैं और बंद कर देते हैं। जब वो गर्म हो जाता है खूब सारा, तो लकड़ी को एक तरफ करके और जो भी पिज़्ज़ा या कुछ बनाया वो एक तरफ रख दिया और फिर बंद कर दिया 10 मिनट के लिए, जो भी 10-12 मिनट के लिए वो बेक हो जाता है, उसको निकाल लेते हैं।
हमने कई बार यहाँ पे बनाया है। अच्छा, हाँ बढ़िया। तो ये पूरा प्रोसेसिंग को है। तो जैसे किसानों की एक बड़ी समस्या है कि उनको उनके सामान का सही दाम नहीं मिलता है, और दाम नहीं मिलता है ये बड़ी समस्या है। तमाम तरीके से कंट्रोल अनकंट्रोल जो भी है, तो यदि अपने ही वस्तु का मालिक बनना है तो अभी हम क्या होते हैं, अभी हम जो कर रहे होते हैं वो सही अर्थों में संपादन कर रहे होते हैं। माने जो प्रकृति प्रदत्त वस्तु है जिसमें मानव को हस्तक्षेप सीधे प्राप्त करने में नहीं है, हमने जो भी उसके साथ थोड़ी सी मेहनत की वो मेहनत हमको मिल जाती है बाजार मूल रूप में। यदि उसका हमको दाम तय करने का अधिकार करना है तो संपादन से उत्पादन की कैटेगरी में लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है कि जो भी संपादित वस्तु है, मान लीजिए गेहूँ है, आंवला है जैसे लगे हैं, आम है, उस संपादित वस्तु में अपने कौशल का, अपने विवेक का नियोजन करना, माने अपने बुद्धिपूर्वक हमने कुछ सोचा, कुछ विचार किया, श्रम पूर्वक उसको साकार किया, और ये करके जो चीज़ तैयार होती है उसको कहते हैं उत्पादन। जैसे आंवला है मान लीजिए, तो आंवला तो ये पैदा हुआ तो ये तो संपादन ही है, हमने थोड़ी कुछ किया, तो हो ही रहा है। अब इस आंवले को हमने कैंडी के रूप में बनाया, जैम के रूप में बनाया, च्यवनप्राश के रूप में बनाया, मुरब्बे के रूप में बनाया, तो उसमें हमारा कुछ विवेक लगा, कोई श्रम लगा, कुछ संसाधन भी लगे, अब ये उत्पादन में आया। तो भी आंवला का रेट मार्केट ही तय करेगा, पर जब आंवला बन जाएगा, च्यवनप्राश बन जाएगा, फिर आप तय करेंगे, वो अधिकार आपके पास आ जाता है। जब ये अधिकार आ पाता है तभी तो हम अधिकार पूर्वक जी पाते हैं। तो जो बड़ी समस्या है कि हमको दाम नहीं मिलता है, हमको अभी सही अर्थों में उत्पादन हम कर ही नहीं पाए। हम नाम उत्पादन का लेते हैं, हम संपादन में ही हैं, और संपादित वस्तु सबकी हैं, इसलिए दाम तय करने का अधिकार नहीं बनता है। तो अपनी आवश्यकता के अर्थ में हमको जितनी भी कैश वैल्यू की आवश्यकता है, हम उतनी चीज़ों के प्रोसेसिंग का इंतजाम अपने खेत पे जहाँ भी हम रहते हैं कर सकें। जो भी कर सकते हो, कोई आटा बना सकता होगा, कोई दलिया बना सकता होगा, कोई मुरब्बा बना सकता होगा, कोई अचार बना सकता होगा। और यही अकेले नहीं है, आप लकड़ी के टूल्स बना सकते होंगे, खिलौने, कुछ भी है। जब हम किसी न किसी वस्तु को प्रोसेस करके जब हम देते हैं उपभोक्ता को, तब हम उसका दाम तय कर पाते हैं। इसलिए प्रोसेसिंग किसानों के लिए एक अहम ज़रूरी हिस्सा है। अभी इसको हमने अलग करके माना हुआ है कि ये तो अलग काम है, इंडस्ट्री सेक्टर है, तो उसके परिणाम हम देख ही रहे हैं। सही बात है ना। और ये भी देखें कि कोई भी इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल पैदा नहीं करती। रॉ मटेरियल तो धरती में काम करता हुआ कोई अंतिम व्यक्ति ही करता है, बिल्कुल, है ना। तो जो काम कर रहे हैं धरती के साथ में, उस अंतिम व्यक्ति की कहानी 1947 में 85% से घट के 40% पे आ गई। और वो जो इंडस्ट्री जो सीधे नहीं करती है पैदा, हमसे ही लेती है, प्रोसेस करती है, उनका बिजनेस 70, 80 देशों में है ना। कोई भी आप उठा लीजिए, पार्ले जी की कहानी उठा लीजिए, किसी ऐसी तरीके की कहानी उठा लीजिए, तो क्या है कि वो नियम जो है वो नियम से, और जब हम प्रोसेसिंग करते हैं उसमें कई लोगों का सहयोग चाहिए, तो रोज़गार एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। वो तो बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट समा सकता है। इस तरफ ध्यान नहीं जाता है, ना हमारा जा रहा है, ना नीति निर्धारण कर जा रहा है। तो दोनों को ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है। हम अपने विवेकपूर्वक जो कर सकते हैं अपने संसाधनों में करें, और ऐसा सभी कर पाएँ, इसके लिए अपनी बात को पहुँचाते भी रहें। बिल्कुल। इसलिए प्रोसेसिंग को किसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। अलग करके देख रहे हैं तो हम किसानों को लगातार टूटना उसमें देख ही रहे हैं। इसलिए जो भी अपने संसाधन पे बन सकता है, और ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति अलग करे, अगर ग्रुप में हो सकता है तो ग्रुप में किया जाए। भाई एक मशीन आ गई, 6 लोग ग्रुप में हैं तो सबके लिए उपयोगी हो गया। जब आपको इस्तेमाल करना है, हम सब आपस में सामंजस्य पूर्वक कर सकते हैं। तो जैसा जो कर सके पूरा उपयोग हो पाएगा। समूह जब करता है तो उसकी बात आती है, एक सामाजिकता का भी निर्वाह होता है, सहयोग मिलता है आपस में। तो प्रोसेसिंग किसानी का एक स्टेप है, कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता है, तभी हम अपने वस्तु के दाम लगाने के भी अधिकारी हो पाते हैं। इससे पहले हम कहाँ लगा पाते हैं। इसलिए प्रोसेसिंग को बनाए रखना कंपलसरी है ना। लेका आंवले के पेड़ में से आंवले गिरते रहते हैं दिन रात। कल ही रात 4 ये देखिए, उठा के रखे। ये अदरक ही लगी हुई है। अच्छा, ये अदरक लगी हुई है। जब आपको असेंस इसका करना है, मतलब ये लीजिए,
ये अदरक ही है, ये मतलब छाया में बताया था ना कुछ भी अरे हो वाह, सकता है, वो अदरक क्या ही है। बात है। देखिए हाँ, अदरक, हल्दी, सूलन, अरबी, तमाम सारी चीज़ें की जा सकती हैं। टी बना देंगे सबके लिए। और जी, आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिलते रहता है। आंवला अदरक का काढ़ा भी बनता है, बहुत अच्छा। सामने किचन हम लोग देख ही रहे हैं सुबह से, है ना, ये हमेशा ओपन रहता है सभी के लिए, और सारा खाना पीना सामने पंडाल है, मुख्य बैठक आपने देख ली है ना, और ये हमारे रहने के स्थान हैं, जी। मतलब ये ऊपर की डॉर्मेट्री रूम्स हैं, है ना, और नीचे हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, माने कार्यक्रम स्थल है। तो हम लोग अंदर चलते हैं, बैठते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। बाकी व्यवस्थाएं आप सबने देख ली हैं, इस तरह की अलग अलग बने हुए हैं, किसी न किसी के रहने की और उपयोगी। तो हम लोग अंदर चलते हैं और कार्यक्रम शुरू। चलिए।